जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक के साइंस के इस सीरीज में एनसीईआरटी क्लास 7 अध्याय नंबर 2 प्राणियों में पोषण इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे और साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का एक सुंदर सा विचार है, यदि मेरे पास किसी समस्या को हल करने के लिए 1 घंटा हो और मेरा जीवन उस समाधान पर निर्भर हो तो मैं पहले 55 मिनट उचित प्रश्न पूछने में लगाऊंगा, क्योंकि एक बार मुझे उचित प्रश्न पता चल जाए तो मैं उस समस्या को 5 मिनट से कम समय में भी हल कर सकता हूँ। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले हम अपने इस अध्याय के टॉपिक को अच्छे से समझ लें ताकि हम लोग अच्छे से इस अध्याय को समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने टॉपिक को समझते हैं। पोषण के विभिन्न चरण। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। मनुष्य का आहार नाल, इसमें हम लोग 2 भाग करके पढ़ेंगे। पहले भाग में पढ़ेंगे आहार नाल में मुख एवं मुख गुहिका, इसमें हम लोग दांत एवं जीभ के विषय में भी पढ़ लेंगे। दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे आमाशय, साथ ही हम लोग पढ़ेंगे क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, वेदांत यानी बड़ी आंत एवं साथ ही गुद्दा के विषय में। और पाचन ग्रंथियों में पढ़ेंगे लार ग्रंथि, लीवर और साथ ही अग्नाशय। और हम लोग पढ़ेंगे कि जो घास खाने वाले जीव होते हैं उनमें पाचन कैसे होता है एवं जो खरगोश होता है वो अपने ही मल को क्यों खाता है। साथ ही एक कोशिकीय जीवों में पाचन कैसे होता है इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक को समझ लेते हैं। पोषण के विभिन्न चरण, इसको समझने से पहले हम लोग कुछ चीज़ को समझते हैं, जैसे हमारे लिए पाचन तंत्र क्यों आवश्यक है, हम भोजन क्यों करते हैं। क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न नहीं उठता है? अगर आप किसी मोटरसाइकिल को देखते होंगे तो वह लोहे के छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। साथ ही उसे चलने के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल या फिर डीजल की आवश्यकता होता है। उसी तरह से हमारा शरीर भी अनेक छोटे छोटे कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बना होता है और इसे भी ईंधन के रूप में भोजन की आवश्यकता होता है। तो यह डायरेक्ट, जैसे हम किसी चावल को खाते हैं तो वह चावल डायरेक्ट हमारे ब्लड में नहीं जा सकता है और ना इसी कोशिका कोई ले सकता है। और हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट भी हमारे कोशिकाओं के लिए किसी काम का नहीं है जब तक कि वह मोनोसैकेराइड या फिर ग्लूकोज के रूप में ना टूट जाए। और प्रोटीन को लेते हैं तो प्रोटीन भी जब तक एमिनो एसिड के रूप में नहीं टूट जाए तब तक के लिए वह हमारे कोशिकाओं के लिए किसी काम का नहीं होता है। और फैट को जब लेते हैं तो फैट जब तक फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल के रूप में ना टूट जाए तब तक वह हमारी कोशिकाओं के लिए किसी काम का नहीं होता है। इसी को भोजन के कंपोनेंट को तोड़ने के लिए पाचन तंत्र आवश्यक होता है एवं हमारे कोशिका सही रूप से कार्य करे, इसके लिए पाचन तंत्र एवं भोजन जरूरी होता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं पोषण के विभिन्न चरणों को। पोषण मुख्य 5 चरणों में पूरा होता है। पहला है
अंतःग्रहण यानी इंजेशन, दूसरा है पाचन यानी डाइजेशन, तीसरा है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, चौथा है स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, पांचवा है निष्कासन यानी इंजेशन। तो चलिए हम लोग एक एक करके पांचों को समझते हैं। पहला, अंतःग्रहण। जब हम अपने शरीर में भोजन को एंट्री करते हैं, जैसे मुख में, जैसे हमारा फेवरेट मतलब भोजन हो गया कि पनीर का सब्जी या फिर रोटी हमने मुख में ले लिया, तो उसको हम कहते हैं अंतःग्रहण। उसके बाद वह मुख में दांत और जीभ उसको पीसेगा और लार उसको मिलाएगा। उसके बाद वह इसोफेगस से होते हुए स्टोमच तक जाएगा और वह छोटे छोटे अणुओं में टूटेगा, तो उसको हम कहते हैं पाचन। फिर वहाँ से स्टोमच से निकल करके वह छोटी आंत में जाएगा, तो छोटी आंत में भिलाई होते हैं और भिलाई उस भोजन के छोटे जो कंपोनेंट हो गए हैं उस कंपोनेंट को रक्त में भेज देते हैं, उससे हम लोग कहते हैं अवशोषण। उसके बाद स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण मतलब भोजन जो रक्त में चला गया है वह शरीर के विभिन्न भाग यानी कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिकाएं के कार्य सही रूप से होते हैं। उसके बाद जो अपशिष्ट भोजन हमारे शरीर में बच जाते हैं उसे हम समय समय पर निष्कासित करते हैं, उसे कहते हैं निष्कासन या फिर इजेशन। मनुष्य का पाचन तंत्र जो मुख से शुरू होकर के एनस तक समाप्त होता है, इसका लंबाई 8 से 10 मीटर तक होता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं पाचन तंत्र को। सबसे पहले हमारे पास पनीर का सब्जी और रोटी है, उसे देख करके हमारे मुख में सबसे पहले लार बनते हैं। ये ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ होती है यह हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पैरोटिड जो कान के नीचे होता है, उसके बाद सबमैंडिबुलर जो निचले जबड़े के नीचे होता है, और सब लिंगुअल जो जीभ के नीचे होता है। ये भोजन खाने से पहले मुख में लार को स्रावित करते हैं। उसके बाद जैसे ही हमने पनीर के सब्जी और रोटी को खाया, उसके बाद दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और जीभ उसको मिलाता है। दांत दो प्रकार के होते हैं, एक जो बचपन में निकलते हैं और एक जो वयस्क होने पर होते हैं। जो बचपन में होते हैं वो 20 होते हैं और वह 8 बरस तक निकल करके टूट जाते हैं और पुनः जाम जाते हैं, और जो वयस्क तीत होते हैं वो 32 होते हैं। वे 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाल, प्रीमोलर और मोलर। उसके बाद जीभ होते हैं। जीभ पर स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि आगे मीठे स्वाद का अनुभव ज़्यादा होता है, बीच में कड़वा, और आरी जो आरी है जीभ के, वहाँ पे नमकीन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, जीभ के हर भाग से हर स्वाद का अनुभव किया जा सकता है। जो लार होते हैं उससे एमाइलेज एंजाइम निकलते हैं। जो हमने पनीर के सब्जी और रोटी को खाया है, उस रोटी में स्टार्च मौजूद होता है, तो उस स्टार्च को तोड़ने का काम करते हैं और उस भोजन में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मारने का भी काम करते हैं और उस भोजन को क्षारीय बनाते हैं। वहाँ से वो भोजन आगे बढ़ते हुए 2 द्वार होते हैं, एक श्वास द्वार और एक निगल द्वार। निगल द्वार से भोजन अंदर जाता है और श्वास द्वार से वायु फेफड़े तक जाता है। वहाँ पे एक स्पिंटर लगे होते हैं जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जब भोजन को लेते हैं
तो एपिग्लोटिस कंठ द्वार को ढक लेते हैं ताकि भोजन कंठ द्वार में ना जाए और वह इसोफेगस से होते हुए हमारे स्टोमच तक पहुँचे। अगर कभी भी भोजन कंठ द्वार में चला जाता है तो खांसी या फिर हिचकी आने लगता है और इसोफेगस में कर्माकुंचन के माध्यम से भोजन नीचे बढ़ता है। इसोफेगस में किसी भी प्रकार के भोजन का डाइजेशन नहीं होता है। वहाँ से भोजन जब स्टोमच में पहुँचता है यानी अमाशय में पहुँचता है तो अमाशय के ऊपर और नीचे दोनों स्फिंक्टर लगे होते हैं ताकि भोजन ऊपर ना जा सके। और जैसे ही भोजन अमाशय में पहुँचते हैं तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस भोजन को ब्रेक डाउन करते हैं यानी उस भोजन को तोड़ते हैं और अमाशय के दीवार से पेप्सिनोजेन स्रावित होते हैं और वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर के पेप्सिन का निर्माण करते हैं। पेप्सिन यानी एक प्रकार के एंजाइम का निर्माण करते हैं जो भोजन में प्रोटीन होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं यानी प्रोटीन को तोड़ते हैं यानी छोटे छोटे अणुओं में खंडित करते हैं। और जो अमाशय होते हैं उसमें भी एक मूवमेंट चलते रहता है जिससे भोजन 2 या 3 घंटे में डाइजेशन अच्छे से होता है। इसलिए कहा जाता है कि आप जब खाना खाएं उससे 45 मिनट पहले ही आप पानी पी लें या फिर खाना खाने के 1 या 2 घंटा बाद ही पानी पिए, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर जठराग्नि जो नीचे जठर रस होता है जिससे जठराग्नि वो भी मंद पड़ जाता है और जब यह मंद पड़ जाएगा तो भोजन का पाचन सही से नहीं हो पाएगा। उसके बाद भोजन वहाँ से ड्यूडेनम में बढ़ता है कायम के रूप में। तो वहाँ से एक होता है यकृत जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। लीवर से बाइल जूस स्रावित होता है। बाइल जूस जो पित्त की थैली होता है वो थैली में स्टोर होता है और जैसे देखता है कि भोजन ड्यूडेनम में आ गया है तो बाइल जूस वहाँ से निकलता है और यहाँ से एक और ग्लैंड होता है जो अग्नाशय होता है उससे निकलता है अग्नाशय रस। ये दोनों मिलकर के भोजन में जो फैट होते हैं उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं और साथ ही जो भोजन अम्लीय होता है और यह बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस क्षारीय होते हैं और अम्ल और क्षार मिलकर के भोजन को उदासीन बना देते हैं और वहाँ से भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में बहुत सारे भिलाई होते हैं और उससे ब्लड के जो छोटे छोटे नस जुड़े होते हैं। वहाँ से भोजन के जो भी कंपोनेंट जो छोटे छोटे कणों में टूट गए हैं वह उस भोजन को जो न्यूट्रिएंट है उसको ऑब्जर्व कर करके ब्लड में भेज देते हैं और वह ब्लड शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है और वहाँ से जो अपच्य भोजन है वह बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में मिनरल और साथ ही वाटर यानी जल का अवशोषण होता है और उसमें म्यूकस मिल जाते हैं और वह रेक्टम में जाकर के जमा हो जाता है और समय समय पर हम लोग एनस के थ्रू उस मल को शरीर से बाहर निकालते हैं। इसी तरह से पाचन की क्रिया पूर्ण होता है। अब हम लोग समझते हैं घास खाने वाले या फिर जुगाली करने वाले जीवों में पाचन तंत्र। घास यानी वह सेल्यूलोज होता है और उसे भैंस या फिर गाय माता खाती है। तो हम लोग समझते हैं गाय माता के पाचन तंत्र के बारे में। उनके जो पेट होते हैं वो 4 होते हैं। पहला होता है
जिसे रुमेन कहते हैं, दूसरा होता है रेटिकुलम, तीसरा होता है ओमासम और चौथा होता है एबोमासम। सबसे पहले गाय माता जब घास को खाती है तो वह घास रुमेन में जमा होता है। रुमेन में जब जमा हो जाता है उसके बाद वहाँ से घास निकल कर के रेटिकुलम में जाता है। रेटिकुलम से होते हुए वह पुनः गाय माता के मुख में आता है और मुख में उस चारे को जुगाली किया जाता है और वह चारा और भी तोड़ा जाता है। वहाँ से ओमासम में जाता है, ओमासम से एबोमासम में जाता है। एबोमासम में बैक्टीरिया होते हैं जो उस सेल्यूलोज को और छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ते हैं। वहाँ से वह छोटी आंत में जाता है, वहाँ से उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है और वह रेक्टम के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है, जो अपशिष्ट मल होते हैं। इस तरह से जो जुगाली करने वाले या फिर घास खाने वाले जीव होते हैं उनके पाचन की क्रिया इसी तरह से चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि खरगोश अपने ही मल को क्यों खाता है। कुछ समय पहले हम लोगों ने समझे हैं कि जो मवेशी होते हैं उनके 4 पेट होते हैं, लेकिन खरगोश में उस तरह से कुछ नहीं होता है। खरगोश भी घास फूस को खाता है, तो उसके शरीर में वो घास फूस जाता है और वो एक बार में डाइजेशन नहीं हो पाता है और उसके जो शुष्क मल होते हैं वह उसको नहीं खाता है। जो ड्राई मल होते हैं वह उसको खाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फाइबर होते हैं जो उसके लिए आवश्यक होते हैं। अगर हमारे भी शरीर में अपेंडिक्स एक्टिव होता तो हम भी घास फूस को पचा सकते थे, लेकिन अपेंडिक्स एक्टिव फॉर्म में हमारे शरीर में नहीं होता है। अब हम लोग समझते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में पाचन कैसे होता है। जैसे अगर आप अमीबा को देखिएगा तो अमीबा जो छोटे छोटे भोजन होते हैं वह जाता है और उसको चारों ओर से घेर लेता है और बीच में उसको दाब करके अपने भोजन राजधानी में उसे पचा लेता है और जो अपशिष्ट होते हैं उसे वह अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से एक कोशिकीय जीव पाचन की क्रिया करते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछते हैं, आप लोग भी साथ साथ उत्तर दें। आप लोग बताएं सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वह होता है लीवर। उसका वजन कितना होता है? 1.5 kg। आप लोग बताएं कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो वह होता है छोटी आंत में। आहार नाल की सबसे लंबा भाग किसका होता है? तो वह होता है छोटी आंत का। जठररस कहाँ से स्रावित होते हैं? तो वह अग्नाशय से। लीवर से कौन से रस स्रावित होते हैं? तो वह पित्तरस स्रावित होते हैं। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो वह मुख से शुरू होता है। आहार नाल का कौन ऐसा भाग है जहाँ भोजन की पाचन क्रिया नहीं होता है? तो वह है इसोफेगस। आहार नाल की लंबाई कितना होता है? तो 8 से 10 मीटर होता है। जो दांत के ऊपरी परत होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इनामेल कहा जाता है, जो सबसे कठोर भाग होता है। अब हम लोग राजीव भाई दीक्षित जी द्वारा दिया गया कुछ पाचन तंत्र पे कुछ व्याख्यान को समझते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से कैसे काम करें। सबसे पहले आप खाना खाने से आधा या 1 घंटा पहले पानी को पी लें। पानी हमेशा नॉर्मल पिए, ठंडा पानी नहीं पिए या फिर गुनगुना पानी पिए। आप खाना जब खाते हैं अगर उस समय आपको पानी पीने का मन करता है तो आप 1 या 2 घूंट पी सकते हैं और उस समय आप फल के जो जूस होते हैं उसको ले सकते हैं या दाल पी सकते हैं।
खाना खाने के 1 या 1.5 घंटा बाद ही पानी पिए, जिससे हमारा जठराग्नि मंद नहीं पड़ता है और पाचन क्रिया सही रूप से कार्य करता है। क्योंकि कहा जाता है कि हमारे शरीर के 80% बीमारी हमारे पेट से ही शुरू होता है। हमारा रसोई घर एक अच्छा प्रयोगशाला होता है हमें स्वस्थ रखने के लिए, मतलब औषधि का घर होता है। अगर हम फास्ट फूड को नहीं खाते हैं और ऐसे भोजन को करते हैं जो हमारे शरीर के लिए उचित है, तो हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं और बीमार नहीं पड़ सकते हैं। साथ ही जो फल होते हैं उसका अधिक से अधिक सेवन करने का प्रयास करें और भोजन का पिरामिड हमेशा उल्टा रखें। जैसे सुबह अधिक भोजन करें और दोपहर तक बहुत ही कम कर दें, जिससे आप अधिक समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। और सप्ताह में 1 दिन उपवास का भी नियम रखें, जिससे पाचन तंत्र और अधिक मजबूत होता है। तो चलिए, यह एनसीईआरटी का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ज़रूर दें और साथ ही यह बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।